हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2013 के फोर्थ पेपर का एनालिसिस, क्योंकि जून के 2 पेपर का एनालिसिस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं और जून के दिसंबर का एक पेपर का भी एनालिसिस हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे 2013 के दिसंबर के थर्ड पेपर का, क्योंकि फर्स्ट होता है हमारा जो कि सब सब्जेक्ट का होता है जनरल स्टडीज़ वाला, सेकंड हमारा पॉलिटिकल का और थर्ड भी हमारा पॉलिटिकल का। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न अलग था। उस टाइम पर 2 सब्जेक्ट वाले 2 पेपर होते थे और इस टाइम जो है एक ही पेपर होता है, इसलिए उस टाइम के 2 पेपर हैं जो कि हमें सबका ही एनालिसिस करना है। लेकिन मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर टेट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 2012 से 2021 के सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराने वाली हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आइए देखते हैं आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली रिगार्डिंग द डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। आइए ऑप्शन देखते हैं हम, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा हिस्टोरिसिज्म, हाइपरफैक्चुअलिज्म, मोरल रिलेटिविज्म, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पेपर हमारा हिंदी में भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए हिंदी में है, राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास मीन डिक्लाइन के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? इतिहास परकवाद, अति तथ्यात्मकतावाद, नैतिक सापेक्षवाद और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये डेक्लाइन थ्योरी से ये तीनों ही रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और अगर आपको डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड ऑथर्स का नाम अगर जानना है तो उसका मैं बताती हूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हैं डेविड ईस्टर्न, अल्फ्रेड कोबन, सिमोन लिपसेट और एक दांते जर्मिनो। इन चारों के आप नाम याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्सुअलिज्म? स्किनर, पिकॉक, विंच, विटगेंस्टीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके एक्सपोनेंट कॉन्टेक्सुअलिज्म के एक्सपोनेंट कौन नहीं है इसमें से? डी, विटगेंस्टीन। और ये स्किनर, विंच, पिकॉक ये सारे इसके एक्सपोनेंट हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए डिफेंडर ऑफ प्लेटो? डिफेंडर का मतलब प्रशंसक। पोपर, क्रोसमैन, बर्लिन, लेविंसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, इसमें पूछा है कि प्लेटो के प्रशंसक कौन कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेविंसन। ये जो है प्लेटो के प्रशंसक हैं और ये इन्होंने किस बुक में अपनी बताया है प्लेटो के बारे में, तो आप बुक का नाम लिख लीजिएगा। इनकी बुक का नाम था इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, जो कि 1953 में पब्लिश हुई। और इसके बाद आप एक नाम और नोट कीजिएगा, उनका नाम है जॉन विल्ड। जॉन विल्ड उनका नाम है और उन्होंने भी प्लेटो के मतलब प्रशंसक में आते हैं वो, और उनका नाम जो है वो है, उनकी बुक का नाम है प्लेटो, मॉडर्न एनिमीज एंड द थ्योरी ऑफ लॉ। याद रखिएगा। और ये जो कार्ल पोपर हैं ये उनको मतलब प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं। ओपन सोसाइटी इनकी बुक है, ओपन सोसाइटी इट्स एनिमीज। आइए देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है हमारा, हु डिफाइन सिटीजन एज शेयरिंग इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड? आप याद रखिएगा ये रूलिंग और रूल से रिलेटेड कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटो, सेकंड है अरिस्टोटल और सी है पोलिबियस और डी है सीसरो। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर रूल, ये याद रखिएगा, रूलिंग और रूल्ड इनसे रिलेटेड कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग हुज पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन नॉमिनलिज्म? ऑप्शन नंबर ए है होब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। तो 5 का हमारा जो राइट आंसर होगा
वेस्ट और नॉमिनलिज्म से रिलेटेड कौन है? वो हैं हमारे होब्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। याद रखिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ड है नॉमिनलिज्म पे। ये किसने बोला है? ये बोला है होब्स ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये इनका ऐसे है, याद रखिएगा। इज ए क्रिटिक ऑफ, किसने क्रिटिक किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है होब्स, ऑप्शन नंबर बी है फिल्मर, ऑप्शन नंबर सी है ग्रोटियस, ऑप्शन नंबर डी है डिगर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फिल्मर। और याद रखिएगा, ये जो ग्रोटियस हैं, होब्स के बारे में अभी आपने ऊपर देखा, और ये जो ग्रोटियस हैं इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इनको कंसीडर किया जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। याद रखिएगा, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के ये फादर कंसीडर किए जाते हैं। और इन्होंने किस किस चीज़ पे बात की है? इन्होंने इंटरनेशनल लॉ पर भी बात की है। और अगर फिल्मर के बारे में और आपको जानना है तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। फिल्मर जो थे एक वेस्टर्न फिलोसफर हैं, और इन्होंने पैट्रियार्कल पर बात की है, डिवाइन राइट्स पर बात की है। और ये जो इन्फ्लुएंसर थे, मतलब किस किस से इन्फ्लुएंस हुए थे? थॉमस होब्स, जॉन मिल्टन, ह्यूगो ग्रोटियस, जो ये ह्यूगो ग्रोटियस हैं इससे भी ये इन्फ्लुएंस थे, और अरिस्टोटल। याद रखिएगा फिल्मर के बारे में। फिल्मर ने पैट्रियार्कल पे बात की है, ग्रोटियस मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के फादर कंसीडर किए जाते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है? जनरल विल रेफर टू माई आउन रियल विल, ग्रुप माइंड, ए कॉमन मी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जनरल विल जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रूसो से रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको हिंदी में देखना है तो मैं इसको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। देखिए कॉन्टेक्सुअलिज्म का मैं ये टिक कर देती हूँ। ये थे विटगेस्टीन, इसके समर्थक थे प्लेटो के लेविंसन। और ये फोर्थ का क्वेश्चन था, फोर्थ जो हमारा आंसर था वो था अरस्तु। और ये किसने बोला है कि पॉलिटिकल थ्योरी नॉमिनलिज्म पर आधारित है? ये बोला है हमारे होब्स ने। और ये जॉन लॉक का जो अभी मैंने आपको कराया है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये किसने किया है? फिल्मर ने। अब हम कर रहे हैं, इस टाइम जो करते हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जनरल विल। इसमें ऑप्शन नंबर है मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत, बी है समूह मानस, सी है एक सर्वमान्य में, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग थॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसके विचार है ह्यूमन बीइंग में जिसने होम फेवर बोला है? मतलब ऐसे कौन से हैं जो ह्यूमन बीइंग को होम फेवर के नाम से बुलाते हैं? साइमन, गेजट, कार्ल मार्क्स, सिस्मोंडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है हमारा कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, होम फेवर किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग ऐसे होम फेवर, यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो होम फेवर है, में होम फेवर बोला है, वो बोला है कार्ल मार्क्स ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट द वर्कर टू नॉट स्पॉन्टेनियसली बिकम सोशलिस्ट बट ओनली ट्रेड यूनियनिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी मस्ट इज कॉन्सिक्वेंस टू बी ब्रॉट टू देम बाय प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी। इसमें एक बात याद रखिएगा, प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। इसका जो राइट आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन देखते हैं, मार्क्स, एमन रॉय, माओ और लेनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लेनिन। लेनिन इंपीरियलिज्म के बारे में भी बोलते हैं। एमन रॉय जो है एक रेडिकल पार्टी से रिलेटेड है। और मार्क्स के बारे में इन्होंने तो एलियनेशन थ्योरी दी है, काल स्ट्रगल थ्योरी दी है। और माओ ने दिया है माओ जेदांग का जो है, माओ जेदांग, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका बताती हूँ मैं आपको, अभी याद आता है। क्वेश्चन नंबर 10,
विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सो फार अस अरविंदो बिलीव्स आर कंसर्न। ऑप्शन नंबर ए है बिलीव दैट हिज एजुकेशन एंड टैलेंट बिलोंग टू गॉड विच कुड नॉट बी utilized for personal happiness alone. His resolve that he would not merely repeat the name of God but have direct realization of him. His conviction that he did not regard the country as an insert object but as the mother. ये पूछा कि अरविंदो किस किस चीज़ में बिलीव करते हैं। इसका मैं हिंदी दिखा देती हूँ आपको। अरविंदो के विश्वास का संबंध है किस किस चीज़ से। ये विश्वास है कि उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता। उनका संकल्प है कि वे केवल ईश्वर के नाम का जाप ही नहीं करेंगे बल्कि इससे पहले मुझे याद आ गया इस टाइम मैं बताती हूँ माओ का क्या था। माओ का था एंटीगोनिस्टिक और गोनिस्टिक थ्योरी, याद रखिएगा। एंटीगोनिस्टिक और गोनिस्टिक में वो पब्लिक के बीच में संघर्ष होता है और उसके मैटर जो होते हैं बातचीत से सोल्व किए जाते हैं। और एंटागोनिस्टिक जो है उसमें राजा और प्रजा के बीच मैटर्स होते हैं लेकिन वो बातचीत से नहीं सुलझाए जाते, वहाँ पर हिंसा का सहारा लिया जाता। याद रखिएगा। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में जो ये माओ थे इनके बारे में मैंने आपको बताया है, एंटागोनिस्टिक और गोनिस्टिक। और अभी जो हम कर रहे हैं वो सोल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 और इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये अरविंदो के सारे स्टेटमेंट सही हैं। उनकी दृढ़ धारणा थी कि वे देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते थे। ये याद रखिएगा, अरविंदो देश को कैसा मानते थे, माता मानते थे। सी में उन्होंने बोला है कि ईश्वर के नाम का जाप ही नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध करेंगे। व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता, ईश्वर उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है। ये सारे ऑप्शन जो है इसमें ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। सावरकर, एम.एन. रॉय, अरविंदो, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 11 का याद रखिएगा, किसने मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को क्रिटिसाइज किया था? ये याद रखिएगा, ये थे एम.एन. रॉय। अरविंदो से लोटस एंड डैगर्स याद रखिएगा, सावरकर से हिंदुत्व और जयप्रकाश नारायण से टोटल रेवोल्यूशन। ये चारों याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दोज हु से दैट रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स डू नॉट नो दैट रिलीजन मीन्स। राजनीति हिंदी में मैं दिखा देती हूँ आपको। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। तो धर्म और राजनीति की बात इसमें से किसने की? आप देखिए, ए ऑप्शन है अरविंदो, बी है एम के गांधी, सी है सुभाष बोस और डी है एम.एन. रॉय। तो इसका 12 का हमारा राइट आंसर होगा एम के गांधी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई करना है एफ ए हयाक की बुक्स को, रूल एंड ऑर्डर, मिरेज ऑफ सोशल जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द रोड ऑफ सफरडम। इसका हमें पब्लिश ईयर देखना पड़ेगा। अभी 1 मिनट में आपको देखकर बताती हूँ, क्योंकि ऐसे हम सीक्वेंस में इसको लगा नहीं पाएंगे। द रोड ऑफ सफरडम, इसका जो पब्लिश ईयर है, इसका पब्लिश ईयर है हमारा, 1 मिनट में आपको चेक करके बताती हूँ, 1944। याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। द रोड ऑफ सफरडम का है हमारा 1944। रूल्स एंड ऑर्डर का देखते हैं पब्लिश ईयर क्या है। ऐसे बहुत टाइम लगने वाला, मैं इसको आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर है, सबसे पहले हमारा रोड टू सफरडम ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले रोड टू सफरडम आएगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी आएगा, देन आएगा मिराज ऑफ सोशल जस्टिस और सबसे लास्ट में आएगा, नहीं उसके बाद आएगा रूल्स एंड ऑर्डर और सबसे लास्ट में आएगा मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले आएगा रोड, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल, सोशल। ऐसे ट्रिक बना सकते हैं,
रोट कॉन्स्टिट्यूशन, रूल सोशल। ऐसा आपको याद रख सकता है, क्योंकि बुक्स ऐसे याद रह सकती हैं। वैसे पब्लिश ईयर तो हम भूल ही जाते हैं, स्किप हो जाता है माइंड से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 है हमारी ऑथर्स की और लिस्ट 2 है हमारी बुक्स की। एम सैंडल, एम बाल्जर, विल किमलिका, आरजे वर्नस्टीन। इसका हमें मैच करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बाल्जर, मैं इसको थोड़ा वो कर देती हूँ ताकि सारे ऑप्शंस आ जाएं। माइकल बाल्जर, स्पेयर ऑफ जस्टिस। बी का 3 कहाँ पर है? बी का 3 एक ऑप्शन में है। इसका मतलब एम सैंडल की क्या होगा? लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। विल किमलिका, कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल फिलोसफी। आरजे वर्नस्टीन, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ट्रिक आरजे वर्नस्टीन है, तो इससे आप ट्रिक से याद रखिएगा, आर से आरजे और आर से रिस्ट्रक्चरिंग। इससे इनकी बुक का नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। माइकल बाल्जर की स्फीयर ऑफ जस्टिस बहुत फेमस बुक है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा? असर्शन एंड रीजन। असर्शन में है हमारा ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरीज ओरिजिनेटेड एज सेवाइन पुट इन द इंटरस्ट्रीक ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस। रीज़न हमारा क्या है? देयर इज़ नो डिसइंटरेस्टेड पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, पहले मैं आपको हिंदी दिखा देती हूँ। देखिए, जो ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं हिंदी नहीं दिखाती, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले उनको तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा लगता है कि समझने में मुश्किल है, मैं उसकी आपको हिंदी दिखा देती हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे कि सेवाइन ने कहा है कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं। कारण है हमारा, कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? असर्शन और रीजन दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16, जिसमें बात की गई है अकॉर्डिंग टू एलमंड एंड बर्बा द इंडिविजुअल इन ए पैरोकियल कल्चर हैव लो। ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव ओरिएंटेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स लीडर एंड ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी है अफेक्टिव ओरिएंटेशन अबाउट द सिस्टम, इट्स लीडर एंड ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी है एवेल्युएटिव ओरिएंटेशन अबाउट द सिस्टम, इट्स लीडर एंड ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आमंड एंड बर्बा ने जो बोला है पैरोकियल कल्चर के बारे में, तो उस पर आप याद रखिएगा। मैं आपको कीवर्ड बताती हूँ। कॉग्निटिव भी बोला है इन्होंने, अफेक्टिव भी बोला है और इवेल्युएटिव भी बोला है। आपको पूरे स्टेटमेंट याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप इस कीवर्ड से याद रख सकते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, एवेल्युएटिव। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आमंड एंड बर्बा ने कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इवेल्युएटिव 3 तरह के पैरोकियल कल्चर के बारे में बताया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा द ब्लॉकबोर्ड सिस्टम। ब्लॉकबोर्ड सिस्टम इज आल्सो नोन एज। ब्लॉकबोर्ड सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सेकंड है लिमिटेड वोट सिस्टम, सी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और डी है हमारा लिस्ट सिस्टम। तो याद रखिएगा, ब्लॉकबोर्ड सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ब्लॉकबोर्ड सिस्टम भी, दोनों ये एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। इन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन केस ऑन नो कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड मेजोरिटी, द डिसीजन इज रेफर टू। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई मतलब अपना स्कोर जो मेजोरिटी होती है उसको सिक्योर नहीं कर पाते हैं कैंडिडेट, तो डिसीजन किसके पास रेफर किया जाता है? इलेक्टोरेट, इलेक्टोरल कॉलेज, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू SP हटिंगटन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक्स
प्लेस व्हेन मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इज ग्रेटर देन इंस्टीट्यूशनलिज्म। बी ऑप्शन है मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इज लेसर देन इंस्टीट्यूशनलिज्म। सी है देयर इज रिगिडिटी इन द इंस्टीट्यूशन। और डी है देयर इज नो जनरेशनल चेंज इन इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। अभी जो मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कराया था उसमें था पॉलिटिकल डिके। तो पॉलिटिकल डिके का मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, एनालिसिस किया होगा तो आपको याद होगा। उसमें जो था पॉलिटिकल डिके में जो होता है वो ग्रेटर देन होता है, याद रखिएगा ग्रेटर देन। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नहीं होगा, यहाँ पर पूछा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या होने वाला, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में होने वाला है मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इज लेसर देन। याद रखिएगा, मैं बताती हूँ आपको ये ट्रिक, आप याद रखिएगा क्योंकि हंटिंगटन से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपका पॉलिटिकल डिके दिया है तो वहाँ पर लिखा होगा ग्रेटर देन, हमारा जो राइट आंसर होगा वो ग्रेटर देन होगा। अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिया है तो हमारा राइट आंसर होगा लेसर देन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए और एनालिसिस कीजिए कि हंटिंगटन का पॉलिटिकल डिके क्या था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर मॉडल दिए हैं और यहाँ पर लिस्ट 2 दी है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। आइए इसको मैच करते हैं। मैच करते हैं। सबसे पहले है हमारा, इसको मैं पूरा कर लेती हूँ ताकि आप एक ही पेपर पर इसके वो आ जाएं। पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल, दूसरा है हमारा सोशियोलॉजिकल मॉडल, तीसरा है हमारा नेशनल चॉइस मॉडल और चौथा है हमारा डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। सबसे पहले जो हमारा पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल है तो इसका जो होगा हमारा वो होगा हमारा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ पीपल टू पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि पार्टी और पार्टी आप ऐसे याद रख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। सोशियोलॉजिकल में क्या आएगा, सोशियोलॉजिकल में आएगा बिहेवियर टू ग्रुप। नेशनल चॉइस मॉडल में क्या आएगा, नेशनल चॉइस मॉडल में आएगा वोटिंग ए नेशनल एक्टर। और डी हमारा डोमिनेंट आइडियोलॉजी में क्या आएगा, डोमिनेंट आइडियोलॉजी में प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए आप इसको कीवर्ड से भी निकाल सकते थे, यहाँ पर पार्टी और यहाँ पर पार्टी। फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का हो गया। सेकंड था सोशियोलॉजिकल, तो उसमें क्या होता है बिहेवियर होता। और अगर आप देखें नेशनल चॉइस मॉडल में तो नेशनल सी में भी है और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी नेशनल है। और अगर डी देखें आप आइडियोलॉजी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आइडियोलॉजिकल है। इस तरीके से आंसर कितना आसानी से आपको, अगर आपको नहीं भी आता था तब भी आप इसको निकाल सकते थे। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, 1 का 4 हमारा है सी ऑप्शन में। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये मैं हिंदी में भी टिक कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। माइकल सैंडल की थी हमारी लिबरलिज्म, बाल्जर की थी हमारी स्फीयर ऑफ जस्टिस, किमलिका की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी, आरजे वर्नस्टीन की रीस्ट्रक्चरिंग, आर से आर और आर से रीस्ट्रक्चरिंग। ये मैंने ट्रिक बताई थी। डी का 1 कहाँ पर है, डी का 1 देखिए यहाँ पर है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ था, राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने टिक कर दिया है। और आमंड एंड बर्वा का मैंने आपको बताया था। आमंड एंड बर्वा के अनुसार संकीर्ण संस्कृति का लोगों का कम होता है, यानी ये याद रखिएगा संज्ञानात्मक, हिंदी में देखें तो भावात्मक और मूल्य निर्धारण। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या था ऑप्शन नंबर डी। अब देखा था हमने 17 में था ब्लॉक मतदान व्यवस्था, तो ये क्या था, ये था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और 18 क्या था हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय किसके पास जाता है, ये जाता है हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास, याद रखिएगा। 18 का था हमारा डी। 19 का था हंटिंगटन। तो देखिए ये सहभागिता अपेक्षा स्थानीयकरण, मतलब ये पॉलिटिकल डिके था।
तो वहाँ पर था पॉलिटिकल डिके मतलब राजनीतिक क्षय, तो वहाँ पर अधिक होता है, मैंने आपको बताया है। और ये राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो ये कम होता है, याद रखिएगा। इस तरीके से हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 20 था हमारा, इसको अभी हमने मैच किया। पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल राजनीतिक दलों का, सोशियोलॉजिकल बिहेवियर से, नेशनल चॉइस राष्ट्रीयकर्ता से, और डोमिनेंट आइडियोलॉजी से। इस तरीके से हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। याद रखिएगा 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा है द कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड एंड डिवाइड गवर्नमेंट वाज इन्वेंटेड इन द यूएसए, यानी यूएसए में जो गवर्नमेंट है वो यूनिफाइड एंड डिवाइड का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो पूछा है डिवाइडेड गवर्नमेंट का मीन पूछा है। दैट द प्रेसिडेंट इज हेल्ड बाई वन पार्टी एंड सीनेट ऑफ द कांग्रेस इज कंट्रोल्ड बाई अदर पार्टी। दैट द प्रेसिडेंट इज हेल्ड बाई वन पार्टी, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इज हेल्ड बाई द अदर पार्टी। और सी है हमारा दैट द प्रेसिडेंसी इज हेल्ड बाई एंड पार्टी बोथ द चैम्बर ऑफ कांग्रेस आर कंट्रोल्ड बाई द अदर पार्टी। और 4 है हमारा दैट द प्रेसिडेंसी एंड बोथ द चैम्बर ऑफ कांग्रेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम पार्टी। अब मैं आपको इसका हिंदी भी दिखाती हूँ। इसमें स्टेटमेंट दिए हैं और आपको इसमें से स्टेटमेंट देखना है। ये देखिए समेकित, हिंदी में बोलेंगे समेकित तथा विभक्त सरकार, और यहाँ पर किसका मीन पूछा है, विभक्त सरकार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 का जो राइट आंसर होगा, इसमें देखिए राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा दूसरी पार्टी का कांग्रेस की सीनेट पर नियंत्रण होता है। तो ये हमारा ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट ए ठीक है। राष्ट्रपति पद का पार्टी के पास रहता है, पद एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस प्रतिनिधि सभा दूसरी पार्टी के पास रहता है, ये भी हमारा ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें दिया दूसरी पार्टी कांग्रेस का नियंत्रण करती है, यहाँ पर दिया कि उसके दूसरी के पास रहता है, तो ये भी हमारा ठीक है। राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है, कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडल दूसरी पार्टी का नियंत्रण होता है, ये भी हमारा ठीक है। राष्ट्रपति पद तथा कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडलों पर एक ही पार्टी का नियंत्रण होता है, तो ये हमारा रोंग है। इस तरीके से हमारा 4th नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर राष्ट्रपति एक पार्टी का होगा तो कांग्रेस पर नियंत्रण दूसरी पार्टी का होगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 1, 2 एंड 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। इसमें मैं आपको टिक कर देती हूँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन प्लस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। याद रखिएगा ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की गई है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की। तो ये किसने बताया है, आलमंड, हेलियो जैक्वार्विए, काइरिल विलेक, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्योंकि ये हेलियो जैक्वारिवे, इन्होंने क्या क्या बोला है, देखिए डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल मॉडर्नाइजेशन। जहाँ पर आपको ये तीनों वर्ड दिखाई दें, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो वहाँ आंसर क्या होगा, हेलियो जैक्वारिवे। उसके बाद है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें दिया है स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन और राइटर। ये मॉडर्नाइजेशन के स्कूल हैं, साइकोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, नॉर्मेटिव, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल। तो आप याद रखिएगा इसका जो हमारा वो होगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कौन से हैं। ये भी कुछ ट्रिक होती हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पहले पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर देखिए आप, इनमें से कौन से हैं। डेनियन नहीं है, आलमंड नहीं है, सेल्डन नहीं है, लियोटार्ड हैं। तो इसका मतलब डी का तो 4 होगा। अब डी का 4 यहाँ पर 2 जगह, लेकिन अब ये आंसर नहीं आया हमारा। अब आप ये देखिए कि नॉर्मेटिव कौन है, नॉर्मेटिव हैं सेल्डन, बोलिन, लेकिन फिर भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि सी का भी 3 है। अब साइकोलॉजिकल अगर आप देखें, पहले स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर पर बात किसने की है,
स्ट्रक्चर पर बात की है आलमेंड ने। साइकोलॉजिकल डेनियल लर्नर। इस तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 23 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल के हैं डेनियल लर्नर, स्ट्रक्चर से तो आलमंड आते हैं, नॉर्मेटिव से सेल्डन वोलिन और पोस्ट मॉडर्न है लियोटार्ड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। 24 में भी हमारा लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। आइए करते हैं इसको। लिस्ट 1 में है हमारे ऑथर्स और लिस्ट 2 में है हमारी बुक्स। वाल्टर रोडने, गोफ्रे के, रोनाल्ड एच चिलकोट, जोसेफ शुम्पीटर। तो इसका हमें मैच करना है। सबसे पहले हम इसको मैचिंग करते हैं। 24 देखिए हमारा जोसेफ शुम्पीटर जो है वो इम्पीरियलिज्म सोशल क्लासेस से हैं, तो डी का 4 हमारा कहाँ पर है? डी ऑप्शन में है, लेकिन हमें सारे मैच करने पड़ेंगे। सब वाल्टर रोडने की क्या है? हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। गोफ्रे की क्या है हमारा? डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट। चिलकोटे का क्या है? थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वाल्टर रोडने, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। गोफ्रे के, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। रोनाल्ड एच चिलकोटे का है थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। और डी ऑप्शन है हमारा जोसेफ शुम्पीटर का इम्पीरियलिज्म सोशल क्लासेस। आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमारा क्या है? 25 है द प्रेशर ग्रुप, द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च एंड द एंटी सैलून लीग आर इन। ये जो है नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च और एंटी सैलून लीग, ये कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेम द वेराइटी ऑफ मोटिव दैट कैन अंडरपिन द डिसीजन टू ज्वाइन इंटरेस्ट ग्रुप प्रोवाइड बाई जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं, ये देखते हैं इसका। इंट्रूसमेंटल, पर्पसिव, एक्सप्रेसिव, सेलेक्टिव इंसेंटिव्स। इसमें से क्या है? अभी मैं आपको हिंदी दिखाती हूँ उसकी। क्वेश्चन नंबर 25 द नेशनल, ये तो हो गया हमारा 25। 26 उन विविध प्रयोजनों को बताएं जो जेम्स विल्सन ने हित समूह में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किया। साधक, स्वदेश्य, अभिव्यंजक, चयनात्मक, प्रोत्साहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जेम्स विल्सन ने कौन कौन से बताए हैं आप इनको याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंटल बताया है, पर्पसिव बताया है, एक्सप्रेसिव बताया है। 1 2 3 बोला है। 1 2 3 हमारा कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 है हमारा सी ऑप्शन में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्टिव इंसेंटिव्स नहीं बताया है, याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंटल, पर्पसिव और एक्सप्रेसिव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा हु ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक डिसऑर्डर। ये किसने बताया है? कौन करते हैं लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक डिसऑर्डर में डिस्टिंक्शन? 27 का ऑप्शन देखते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा, थेडा स्कोपोल, वी.एफ. स्किनर, फरीद ज़कारिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 27 का, वो है हमारा थेडा स्कोपोल। फ्रांसिस फुकुयामा का आप याद रखिएगा, एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन इनकी बुक है। अब देखते हैं हम 28 क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमारा लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 देखते हैं क्या है। प्री ऑक्यूपेशन विद फंक्शन एंड प्रेशर ग्रुप, मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। 28 का देखिए, प्री ऑक्यूपेशन विद फंक्शन एंड प्रेशर ग्रुप, ये हैं रॉबर्ट डेहल। और
मैनेजेरियल से कौन है, रेवोल्यूशन से ये है वर्नहीम, याद रखिएगा। पार्टिसिपेटरी से पैटमैन, याद रखिएगा मैंने आपको ये बताई थी ट्रिक कि पार्टिसिपेटरी से पैटमैन, इंस्ट्रूमेंटल से मिलीवेंट। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वर्नहीम जो है मैनेजरियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, और पैटमैन की मैंने आपको और भी पहले ट्रिक बता रखी है कि पैटमैन से पी से पैटमैन, पी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये याद रखिएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 29। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द लिस्ट सिस्टम ऑफ वोटिंग। लिस्ट सिस्टम ऑफ वोटिंग का फीचर पूछा है। द constituencies are both single and multi-member ones. The constituencies are only multi-member ones. The voters vote for the individual candidate. Parties put up a panel of candidate for election. इसका जो राइट आंसर होगा देखिए, ये constituencies are both single and multi-member, are only multi-member। 29 का जो रोंग होगा वो होगा हमारा, देखिए ओनली वर्ड दिया है तो ये हमारा रोंग होगा, क्योंकि ओनली तो नहीं है, ये सिंगल एंड मल्टी मेंबर। जब अगर हमारा फर्स्ट राइट है तो सेकंड तो वैसे ही हमारा रोंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड कहाँ पर है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है और यहाँ पर भी सेकंड है। तो हमारा राइट आंसर क्या निकलेगा 29 का? 29 का हमारा राइट आंसर निकलेगा, नहीं, अभी फिर से बताती हूँ मैं आपको इसका। सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं इसका। 29 का हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, लिस्ट सिस्टम के फीचर पूछे हैं। पार्टी पुट अप अ पैनल ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, हमारा 2 करेक्ट होगा, 1 मिनट, 2 हमारा करेक्ट होगा और हमारा 4th करेक्ट होगा। 1 और 3 ये हमारे करेक्ट नहीं होंगे। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, हमारा फर्स्ट रोंग होगा, ये दोनों के लिए नहीं होता, ये ओनली मल्टी मेंबर के लिए होता है, क्योंकि सिंगल के लिए नहीं होता। थर्ड है हमारा द वोटर्स वोट फॉर द इंडिविजुअल कैंडिडेट, इंडिविजुअल को नहीं देते हैं, एक पार्टी को वोट देते हैं। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 हम देखते हैं असर्शन एंड रीजन। लुसियन पाई आइडेंटिफाई 3 की इंग्रेडिएंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इक्विटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। पहले तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि एक असर्शन में हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये पूछा भी जाता है कि लुसियन पाई ने 3 कितने प्रकार से आइडेंटिफाई किया है, उसमें कीवर्ड दे दिए जाते हैं। जैसे इन्होंने 3 बताए हैं, वहाँ ऑप्शन में आपको 4 दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है या फिर इसमें कौन से हैं। तो याद रखिएगा, एक है इक्वालिटी, एक है कैपेसिटी और एक है डिफरेंशिएशन। रीज़न है हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन लीड टू डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। हाई लेवल जो डिफरेंशिएशन होता है वो लीड करता है डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग को। तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, असर्शन और रीजन हमारे दोनों करेक्ट हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है, लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे लिस्ट दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर दिए गए हैं, इसको मैच करना है। इनका 10 ईयर दिया है। सबसे पहले है आई के गुजराल। आई के गुजराल का टाइम पीरियड क्या है, आई के गुजराल का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा, सबसे इजी जो मैं इसमें बताती हूँ आपको, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, सबसे कम टाइम के लिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आप इसमें ये देखिए ऐसी कौन सी डेट है जो सबसे ज़्यादा कम उसमें डिफरेंस है। तो आप देखेंगे अगर उसमें 16 मई से और जून तक 1 जून तक, ये देखिए 16 मई और 1 जून और 1996, तो ये हमारे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। बी का 1 हमारा कहाँ पर है, ओनली बी ऑप्शन में। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन हम सबको मैच करते हैं। आई के गुजराल का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 21 अप्रैल 97 से ये 98 तक रहे,
अप्रैल से मार्च तक 1 ईयर का ही, 1 ईयर मतलब थोड़ा सा कम है, 1 ईयर ही है इसका, इनका टाइम पीरियड। एस डी देवगौड़ा अगर देखें तो इनका टाइम पीरियड है 96 से, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आई है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का देखिए 1 जून से 1 जून तक इनका टाइम पीरियड चला, फिर एस डी देवगौड़ा आ गए 1 जून से 1996 से और 20 अप्रैल 1997 तक चले। उसके बाद जो है चंद्रशेखर, इनका टाइम पीरियड था 10 नवंबर 1990 एंड 21 जून, याद रखिएगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप अटल बिहारी वाजपेयी से याद रख सकते हैं कि इनका टाइम पीरियड देखिए 16 मई को इन्होंने ज्वाइन किया और 1 जून को इन्होंने रिजाइन किया, और इनके बाद जो आए थे वो कौन आए थे, देवगौड़ा, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस पूछा रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ द बजट। बजट का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। फर्स्ट है हमारा वोटिंग ऑन ग्रांट्स, सेकंड है जनरल डिस्कशन, थर्ड है फाइनेंस बिल और फोर्थ है हमारा एप्रोप्रिएशन बिल। तो आप इसमें ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा बिल आएगा। बिल कहाँ पर है, बिल हमारा 2 ऑप्शन में है, इसका मतलब अभी हमारा राइट आंसर नहीं आया। उसके बाद क्या होगा, बिल आने के बाद आप अगर देखते होंगे तो क्या होता है, बिल आने के बाद उस पर डिस्कशन होता है कि ये सही है नहीं है या इसमें क्या चेंजेस और करने हैं, तो डिस्कशन होगा। अब 3 के बाद 2 कहाँ पर है, 3 के बाद 2 है यहाँ पर। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 32 का हमारा राइट आंसर होगा बी। देखिए सबसे पहले बिल लाया जाएगा, उसके बाद डिस्कशन होगा, और जब डिस्कशन होने के बाद क्या होती है, वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद क्या होता है, अप्रूवल मिल जाता है उसको। इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है बजट का ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा है इज नोट, पहले नोट पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी से रिलेटेड है और इसमें नहीं पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो डीपीएसपी नहीं है। राइट टू एडुकेट, मीन ऑफ लाइवलीहुड, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। सी है द स्टेट सेल endeavor to rise the level of nutrition and standard of living and to improve public health। डी है डेवलप कॉटेज इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ये। तो इसमें एक जो है वो हमारा क्या है, देखिए ये है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आपको याद होगा माइनॉरिटी से रिलेटेड 29 और 30 हमारे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये। और यहाँ पर जो पूछा है डीपीएसपी पूछा है, मतलब ये 3 जो दिए गए हैं डीपीएसपी दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा डीपीएसपी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हिंदी में भी मैं इनको टिक कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए प्रबंधकीय क्रांति से हमारे वर्णहीन, याद रखिएगा, और हमारा रॉबर्ट डेहल, और इसके बाद थे हमारे सहभागिता प्रजातंत्र पैटमैन, पार्टिसिपेटरी ऑफ पैटमैन मैंने आपको याद बताया था, ट्रिक बताई थी, आप याद रखिएगा। और ये साधक सिद्धांत, ये इस तरीके से इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। और सेकंड था हमारा 29 भी मैं टिक कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो 29 कहाँ गया, एक मिनट, ये देखिए 29 का था, 9 का था चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहु सदस्य दोनों होते हैं, एकल नहीं होता। इस तरीके से एक हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एक को अगर हम निकालें तो यहाँ से निकल जाएगा। ये केवल बहु सदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं, सेकंड हमारा राइट है, तो सेकंड हमारा 2 ऑप्शन में नहीं होगा। मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ पर है, और ये हमारा राइट आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। और 30 हमारा क्या था, एक मिनट, 30 हमारा लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के मुख्य संगठन बताए थे, समानता, क्षमता और विभेदीकरण।
और ये जो है विभेदीकरण का हाई लेवल क्या करता है, क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद था हमारा 31 क्वेश्चन। 31 में भी मैच करना था। अटल बिहारी वाजपेयी का ये था, आई के गुजराल 1998, एस डी देवगौड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के बाद यानी कि 1 जून 1996 से ज्वाइन किए। चंद्रशेखर जो थे वो 1990 के थे, ये याद रखिएगा। अटल बिहारी जी से आप इनको याद रख सकते हैं। और बजट बनाने की प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारा बिल आएगा, उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद ये विनियोजन विधेयक बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एंड में हमारा क्या था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे और इसमें से पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये नहीं था हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि तथा संस्कृति का संरक्षण, ये क्या है हमारा, ये फंडामेंटल राइट्स है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है असर्शन है और रीजन है और पूछा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इन डायरेक्टली इलेक्टेड। ये तो ठीक है हमारा, अंडर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ स्टेट ओनली ए नॉमिनल हेड। तो ये क्या है हमारा 34 का राइट आंसर क्या होगा, हमारे दोनों ठीक हैं, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और ये हमारा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है, गवर्नमेंट सरकार का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट एक नॉमिनल हेड होता है। अब देखते हैं हम 35 में जो है असर्शन है एंड रीजन है और पूछा है मनी विल ओरिजिनेट ओनली द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। रीजन है द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी, यानी कि जो मनी बिल होता है वो ओनली लोअर हाउस में आता है। पहले मैं आपको बता दूं मनी बिल का आर्टिकल क्या है, 110 यानी कि 110, याद रखिएगा 110 110 जो है मनी बिल का आर्टिकल है और इसमें पूछा है कि लोअर हाउस जो है वो पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी है। तो याद रखिएगा इसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ एन एक्सक्लूसिव कमेटी ऑफ राज्यसभा। ये पूछा है कि इन कमेटी में से ऐसी कौन सी हैं जो राज्यसभा की हैं, एक्सक्लूसिव कमेटी है राज्यसभा की। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अस्यूरेशन, कमेटी ऑन पेपरलेट ऑन द टेबल, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, देखिए कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट भी राज्यसभा की है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस भी राज्यसभा से रिलेटेड है, कमेटी ऑन पेपरलेट भी राज्यसभा से रिलेटेड है, लेकिन कमेटी ऑन अंडरटेकिंग ये जो है हमारी इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लिए जाते हैं यानी कि 15 मेंबर होते हैं हमारे लोकसभा के और 7 होते हैं हमारे 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के। इस तरीके से इसमें 22 मेंबर हो गए। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 को हम एलिमिनेट करते हैं। इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 है और सी ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर 4 है। अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं 37 दिया है हमारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 द मैक्सिमम मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच आर द डायरेक्टली इलेक्टेड कुड बी। कितने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स पूछे हैं। ऑप्शन है हमारा 403, 485, 484, 500। तो 37 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 500। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, हु इज़ द एडिटर ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया। ये बुक का नाम है पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया। इसका आप देखिए एम.एन. श्रीनिवास, धर्म कुमार, जोया हसन, अतुल कोहली। तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जोया हसन। इनकी बुक है ये, याद कर लीजिएगा इसको। 1 सेकेंड।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे हम। 39 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रोवाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1 सेकेंड में